कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस सफर। अब 12th के एग्ज़ाम आने वाले हैं, 3-4 महीने में आने वाले समय में होना है। तो हम लोग इंटर का अब इतना समय तो है नहीं हमारे पास, तो हम थोड़ा सा प्रयास करते कि जो इंटर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं फिजिक्स के उनको कराते चलेंगे। आज ऐसे किरचॉफ्स का चालू करा रहे हैं, फिर शुरुआत से एक सीरीज लाएंगे जिसमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि बच्चों का 90+ जो है लगभग आए उसी से, तो वो सीरीज चालू कराएंगे। लेकिन आज हम ऐसे ही किरचॉफ्स लॉ से ट्रायल कर रहे हैं कि किरचॉफ लॉ क्या होता है। उसके बाद जो लेसन 1 से चालू करेंगे और आखिरी तक की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनकी एक सीरीज चालू करेंगे जो आपके बहुत काम आएगी। चलिए आज चालू करते हैं। किरचॉफ्स लॉ क्या होता है सबको पता है। किरचॉफ्स लॉ सन 1842 में किरचॉफ ने कुछ नियम दिए, 2 नियम दिए। उसमें उन नियमों में उन्होंने क्या क्या बताया, करंट को निकालने का तरीका बताया, विभवांतर को निकालने का तरीका बताया और प्रतिरोध को निकालने का तरीका बताया, जिसकी सहायता से बहुत आसानी होती कि प्रतिरोध को हम लोग निकाल लेते हैं, विभवांतर को निकाल लेते हैं और करंट को निकाल लेते हैं। तो जो इनका पहला नियम था, इस नियम को हम लोग जंक्शन रूल कहते हैं, संधि का नियम कहते हैं, और इसको करंट रूल भी कहते हैं, धारा का नियम कहते हैं। कारण क्या है इसको हम लोग देखते हैं। इन्होंने बताया कि किसी भी जंक्शन पे जो भी करंट आती है और जो उससे दूर जाती है उनका समाप क्या होता है, उन दोनों को अगर हम जोड़ें आपस में तो उनका समाप 0 होगा, उनका टोटल 0 होना चाहिए। कैसे, उन्होंने कहा मान लीजिए कोई एक जंक्शन है, जंक्शन मतलब संधि, संधि का मतलब क्या, वहाँ पे समस्त कुछ चीज़ें आएंगी कुछ जाएंगी। ट्रेन का जंक्शन होता तो क्या होती, कुछ ट्रेनें जंक्शन पे आती हैं और कुछ ट्रेनें जंक्शन से जाती हैं। तो यहाँ इस जंक्शन पे कुछ करंट आएगी, ये मान लीजिए I1 आ रही है और ये एक करंट इसको लीव कर रही है, इसका नाम I2 है। उसके बाद ये I3 इसके अंदर आ रही, देखो कुछ ये जंक्शन है, इस जंक्शन में कुछ करंट क्या होंगी, आएंगी और कुछ करंट जाएंगी। ये देखो ये I4 निकल रही है और ऐसे I5 निकल रही है। तो कुछ हमको दिख रहे हैं कि जंक्शन से दूर जा रही हैं और कुछ जंक्शन की ओर आ रही हैं। तो यहाँ जंक्शन की ओर अप्रोच कौन कर रही, I1 कर रही, I3 कर रही। जंक्शन से दूर कौन सी जा रही, I2 जा रही है, I4 जा रही और I5 जा रही। तो उन्होंने बताया क्या कि कुछ करंट जो जंक्शन की ओर आती हैं और कुछ जो जंक्शन से दूर जाती। तो जो जंक्शन की ओर आती हैं इनका टोटल, जो जंक्शन से दूर जा रही होती इनका टोटल आपस में इक्वल होता है। मतलब जो संधि की ओर आती हैं धाराएं इनका बीजगणितीय योग और जो संधि से दूर जाती इनका बीजगणितीय योग आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अच्छा, करंट को हम अलजेब्रिक एडिशन ही कराते हैं, उनका बीजगणितीय योग ही कराते हैं। क्यों, क्योंकि करंट एक स्केलर क्वांटिटी, ये आप लोग पिछले पढ़ाई कर ही रहे हैं तो पढ़ ही चुके होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। तो I1 और I3 जो कहा, फिर इसके बाद नियम बनाया कि जो करंट जंक्शन की ओर आएंगी इनको प्लस में लिखेंगे और जो जंक्शन से दूर जाएंगी इनको माइनस में। तो जंक्शन की तरफ जो आ रही, कौन सी आ रही, I1 आती है और कौन सी आ रही, I3। कौन कौन सी आ रही, I1, देखिए I1 और कौन सी आ रही, I3। तो ये दोनों प्लस में लिया। फिर बताइए ये किसके इक्वल होंगी, इनका टोटल किया जाए जो जंक्शन से दूर जा रही हैं। जो जंक्शन से दूर जाएं इनका टोटल कितना, देखो I2 और I4 और I5 ऐसे हुआ। अब इनको मैं इधर भेजूं तब क्या होगा, ले आओ I1 प्लस I3, ये इधर आएंगी तो माइनस में हो जाएंगी, I4 और माइनस का I। अच्छा, इसीलिए कह दिया है कि जो जंक्शन से दूर जाती हैं उनको माइनस ले लेंगे और जो जंक्शन की तरफ आती प्लस। इसमें देखो ऐसी चीज़ें नज़र आ रही, इसलिए जो जंक्शन से दूर जाएंगे उनको माइनस से दिखा देते हैं, जो पास में आती हैं वो प्लस में होती है। फ़ायदा क्या होता है कि हम इनसे करंट निकाल लेते हैं। कैसे, मान लीजिए ये इसमें ऐसे, इसमें कह दिया गया कि 2 एम्पियर आ रही है, यहाँ से कह दिया गया 3 एम्पियर आ रही है और कह दिया गया यहाँ कितनी निकल रही, हमको नहीं पता था, हमने यही नियम निकाला कि जो जंक्शन की ओर आएंगी उनको प्लस में लिखेंगे। तो जंक्शन की तरफ कौन सी आई, 2 आई, फिर प्लस 3 आई, फिर जो जंक्शन से दूर जा रही है उसको माइनस में लिखेंगे और इनका टोटल कितना लिखना है, 0 लिखना है। तो अब देखो माइनस I2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का I2, तो क्या हो गया 3 और 2 5 एम्पियर। तो हमको ये चीज़ें यहाँ से, ये जंक्शन रूल से हमको फ़ायदा मिलता है कि ये जो निकल रही क्या 2 आई 3 आई दोनों मिलके यहाँ निकल गई। तो इससे, इस नियम से हमको करंट निकालने में थोड़ी सी आसानी होती। तो ये किरचॉफ का पहला नियम क्या कहलाता है, धारा का नियम, करंट लॉ कहलाता है। चूँकि करंट निकलते हैं और चूँकि
करंट जाने का मतलब क्या, इसके अंदर इसमें क्या चल रहे हैं, चार्ज चल रहे हैं। चार्ज चलने मतलब जितने भी चार्ज इधर आए कुछ और कुछ चार्ज इधर आए, ये चार्ज ऐसे निकल रहे हैं। तो जितने चार्ज आते हैं वो जंक्शन स्टोर नहीं करता। जंक्शन किसी चीज़ को स्टोर, ये कोई स्टोरेज नहीं है कि कैपेसिटर नहीं कि यहाँ पे ये स्टोर करेगा चार्ज को। ये क्या करता है, जितने आएंगे उनको तुरंत भगा देगा, यहाँ स्टोर करेगा ही नहीं। तो जितने चार्ज आए उतने निकल गए। तो चार्ज को कोई स्टोर तो किया नहीं। अगर 100 इधर से आया, 50 इधर से आया, 150 आए तो 150 ही इन रास्तों से निकल गए। तो कोई चार्ज नष्ट हुआ, जितने चार्ज आए उतने चार्ज चले गए। तो चार्ज कहीं नष्ट नहीं होता, इसलिए इसको कहा जाता है ये किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में हमें पूछेंगे कि किरचॉफ का पहला नियम किस पर आधारित, तो आप क्या बताएंगे, इट इज अ बेस्ड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, मतलब ये जो है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग लिख लेते हैं डेफिनेशन क्या बनेगी, पहले डेफिनेशन लिखें फिर ये नियम मान लो ऊपर ही लिख दिया, क्या दिक्कत, डेफिनेशन बाद में लिख लो। हम लोग नियम क्या लिखेंगे, द सम ऑफ करेंट्स फ्लोइंग इनटू दैट नोड, जिस नोड में प्रवाहित होती है ना, इनटू नोड इज इक्वल टू जितनी भी फ्लो हुई इज इक्वल टू द सम ऑफ कौन सी, जो जा रही हैं, जो इनको सम ऑफ करेंट्स फ्लोइंग आउट दैट नोड। करें दी सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग इनटू दैट नोड, जो करंट इनके अंदर फ्लो हो रही वो किसके इक्वल होगी, दी सम ऑफ करंट्स फ्लोइंग आउट दैट नोड, जो करंट इनके अंदर आ रही उनका सम ऑफ जो इनसे निकल रही उनके सम ऑफ के इक्वल होगा यही। तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I2 प्लस I4 प्लस I5, हमने इनको इधर लाया तो क्या बना, I1 प्लस I2 माइनस ये क्या लिख दिए थे, ये I3 था ना, तो इसको I3 रहने दो, माइनस I2 माइनस I4 माइनस I5, ये 0 बना। और क्योंकि ये सम ऑफ करंट का सबका टोटल ही क्या है, सिग्मा आई, जब भी सबका टोटल होता है हम उसको सिग्मा से दिखा देते हैं। और ये कितना है, सिग्मा आई इक्वल टू 0, अर्थात इस मीटिंग पॉइंट पे इनका सभी करंट का सम ऑफ क्या है, 0। कौन कौन सी करंट, जो करंट इनको अप्रोच करती हैं और जो इनको लीव करती हैं। तो अप्रोच करने वाली, लीव करने वाली, इनका इन जंक्शन पे कितना है, सिग्मा आई 0, ठीक है। और ये आपको याद होना चाहिए। तो हम इसीलिए इस लाइन के हिसाब से इसकी डेफिनेशन आगे बना लेते हैं। सम ऑफ ऑल करंट एट अ जंक्शन, सम ऑफ ऑल करंट एट अ जंक्शन इज 0, ठीक है। अर्थात संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य, अलजेब्रिक एडिशन है, शून्य होता है। ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये चेक कर लें हम, अभी दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, सम ऑफ ऑल करंट्स एट अ जंक्शन इज 0, ठीक है। यहाँ पे सबका सिग्मा बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 होगा। तो ये आपको याद रहना चाहिए। अब देखो हमने इस यहाँ पे जब हम देखेंगे तो क्या नजर आ रहा है कि जितना भी अप्रोचिंग द जंक्शन है ना, जो जंक्शन को अप्रोच करती हैं वो क्या होती हैं, उनका सम ऑफ इक्वल किसके होता है, जो जंक्शन को लीव करती हैं ना। अप्रोचिंग द जंक्शन इक्वल टू द करंट लीविंग आउट, जो करंट उसको लीव करती है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि किसी भी, यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त बीजगणितीय धाराओं का योग 0 होता है। इसको हम क्या लिखेंगे, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। हिंदी वाले ये लिख लेंगे, संधि की ओर आने वाले और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है, ठीक है। इट्स रूल बेस्ड, ये जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल इज बेस्ड किस पर, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ये किस पर आधारित है, याद रख लेना, यह नियम किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर। किस पर, आवेश
संरक्षण पर आधारित है। किस पर? आवेश संरक्षण पर आधारित, अर्थात किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसके बाद हम इसके दूसरे नियम की बात करेंगे। बहुत अच्छा नियम है वो नियम लूप का नियम होता है। लूप का नियम, उसमें 3-4 चीज़ें कुछ जाननी होंगी इंपॉर्टेंट, मैं उनको बताता हूँ। तो आप लोग को पहला नियम हो चुका है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक है, मैं इसको मिटा के अगला नियम चालू करूँगा। इसके बाद है सेकेंड लॉ। इसको हम लोग क्या कहते हैं? किरचॉफ के दूसरे नियम को लॉ ऑफ लूप्स भी कहते हैं। लॉ ऑफ लूप्स भी कहते हैं इसको, सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ भी कहते हैं, सेकेंड लॉ। और सेकेंड लॉ को हम लोग और भी इसको कहते हैं, इसको लूप रूल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लूप रूल भी कहते हैं। लूप रूल कहते हैं इसको, वोल्टेज रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टेज रूल भी कहते हैं। तो जो लूप रूल होता है किरचॉफ का नियम, इसमें देखो हम लोग को 3 चीज़ें पहचाननी होंगी। पहली हम लोग पहचानते हैं क्या कि जंक्शन क्या होता है, तो मैंने जंक्शन बता दिया था। जंक्शन मिनिमम कितना होना चाहिए? जहाँ पे धारा बटे करंट, ये एक करंट जा रही है, इसका ये पॉइंट हो गया, इससे 2 सिरे हैं, लेकिन करंट अगर 2 एम्पियर की इसमें फ्लो हो रही तो यहाँ भी 2 निकलेगी, करंट बटे ही नहीं। लेकिन अब देखो कितने मीटिंग पॉइंट हो गए, 1 2 3 हो गए। तो अब यहाँ से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, या इधर आधा जाए, इधर 1.5 चली जाए। तो कितने मीटिंग पॉइंट होते हैं? 3। तो पहली चीज़ पहचानना हमको जंक्शन क्या होता है। दूसरा हम लोग पहचानेंगे इसमें कि जो है ब्रांच क्या होती है। दूसरी हम लोग क्या पहचानने सीखना है, ब्रांच क्या होता है। तीसरा हम लोग को पहचानना है कि लूप क्या होता है। तो 3 चीज़ें पहचान लेंगे तो हम लूप रूल की ओर चलेंगे, लॉ ऑफ लूप। तो पहली जंक्शन क्या है? जहाँ पे धारा का बंटवारा होता है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो क्या कहलाता है? जंक्शन कहलाता है। सबने जंक्शन रूल पहला पढ़ भी लिया था। फिर ब्रांच क्या होती है? ब्रांच वो होती है कि जहाँ तक कि करंट सेम हो। देखो इसमें समझना, यहाँ मान लीजिए 2 एम्पियर की करंट निकलना चालू करे, तो जब तक कोई दूसरा जंक्शन नहीं आएगा तब तक करंट सेम रहेगी। देखो यहाँ से एक बैटरी तुमने करंट फ्लो कराई 2 एम्पियर, यहाँ एक सेल लगा, फिर भी करंट मान लीजिए अभी भी इधर जा रही, फिर उसके बाद फिर इधर आई, और अब यहाँ पे ऐसे करंट जा सकती थी। लेकिन यहाँ से अगर ये 10 एम्पियर चली तो पूरे माध्यम में कितनी चलेगी? 10। बंटवारा यहाँ तक की होगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की, ए से बी तक की, ये पूरा एक ब्रांच कहलाएगा। और एक ब्रांच में करंट सेम रहती है। करंट का बंटवारा कहाँ तक? देखो मान लीजिए यहाँ पे जंक्शन होता, यहाँ पे कुछ करंट इन्वॉल्व की थी, इधर 3 की थी, इधर 7, यहाँ कितनी निकली? 10। लेकिन अब ये 10 यहाँ तक की सेम है। तो इस जंक्शन से दूसरे जंक्शन के बीच का जो रास्ता जहाँ पे करंट का बंटवारा नहीं होता है वो क्या कहलाता है? ब्रांच कहलाता है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। आप लोग पढ़ चुके हैं, केवल हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, मान के चल रहा हूँ पढ़ ही चुके होंगे, क्योंकि मैं तो केवल जल्दी जल्दी रिवीजन कराने का प्रयास रहेगा मेरा। तो ब्रांच में कोई दिक्कत नहीं। ब्रांच के बाद अगला आता है लूप। क्या आता है? लूप आता है। लूप हम लोग जानेंगे क्या होता है, लेकिन ब्रांच में करंट क्या होती है? सेम फ्लो होती। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे लूप क्या होती है। तो जंक्शन क्या होता है? मैंने जंक्शन को आपको बता दिया, 3 ब्रांच मीटिंग पॉइंट या जंक्शन। जंक्शन में आप लोग पहचान गए, लिखने की कोई जरूरत नहीं। ब्रांच क्या होता है? ब्रांच करंट पाथ फ्रॉम दी वन जंक्शन टू नेक्स्ट, है ना। इसमें क्या होती है? सेम करंट फ्लो होती है। करंट कैसी होती है? सेम करंट, है ना, सेम करंट फ्लो इन वन। एक ब्रांच में करंट हमेशा सेम फ्लो होगी, आप पहचानना जान गए। फिर लूप क्या होता है? लूप वो होगा कि मान लीजिए जहाँ से आपने चालू किया फिर वहीं आ जाए। ये पूरा था, यहाँ बीच में बैटरी लगी हुई थी, ऐसे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था, उसके बाद ये चले, मैं आया तो मैंने एक सर्किट पूरा किया, एक बैटरी यहाँ भी थी, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस मिला। अब देखो इस पॉइंट से हमने चालू किया और चलते चलते आए, पूरा पाथ पूरा होना चाहिए कि करंट फ्लो हो। मान लीजिए करंट यहाँ 10 एम्पियर की चालू हुई तो ये पूरा फ्लो होना चाहिए ऐसे। तो जब ये एक जंक्शन जहाँ से हमने चालू किया वहाँ से पूरा घूम के वहीं पे आ जाए तो वो हमारा लूप कहलाता है। लूप कब होना चाहिए कि जहाँ जिस पॉइंट से आप चालू करिए घूम घूम के उसी पॉइंट पे जब आप आ जाएंगे तो वो एक लूप कहलाएगा। यहाँ देखो लूप बहुत सारे बन सकते थे। एक तो मैं यहाँ से चालू करूँ, ऐसे चलता गया और घूम के इसी पे आया। बीच में कई सारे जंक्शन मिल सकते, एक जंक्शन यहाँ मिला था, फिर इसके बाद ये जंक्शन नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ जितनी करंट वैसे ही जाएगी। फिर आगे बढ़ते गए, ये भी जंक्शन नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ भी करंट का बंटवारा नहीं होगा। फिर ये जंक्शन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंट मिल रहे हैं, देखो 3 ये और ये। तो यहाँ फिर ये ऐसे गए
और उसी पॉइंट पे आए, तो एक लूप हो गया। दूसरा लूप ये हो सकता था कि ये करंट ऐसे भी जा सकती थी, करंट पूरा घूमे, वो एक लूप हो सकता था। तीसरा ये हो सकता था, यहाँ भी एक करंट पूरी फ्लो हो सकती थी। तो इसमें कितने लूप मिल सकते थे? 3 लूप। तो आपको लूप भी पहचानना चाहिए। लूप इज पाथ ऑफ सर्किट, लूप इज पाथ ऑफ सर्किट, पाथ ऑफ सर्किट। कौन सा सर्किट? जिसमें करंट फ्लो हो, अ क्लोज पाथ अ सर्किट, है ना, पाथ ऑफ सर्किट, क्लोज कर दो। और इसमें करंट फ्लो होती नहीं, अगर क्लोज नहीं तो क्या करंट फ्लो होगी? नहीं होगी। तो हम लूप क्या होता है कि एक जो भी पूरा क्लोज बनता है। मैंने कहा एक बैटरी लिया, इसमें एक बैटरी लगी हुई थी, E1 लगा हुआ था और एक रेजिस्टेंस R1 लगा हुआ था, यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 था, यहाँ रेजिस्टेंस R3 मैं कह दूँ। अब यहाँ से मान लीजिए हम करंट ऐसे मान लेते हैं, करंट प्लस टू माइनस फ्लो कराते हैं। बाकी करंट किधर से किधर फ्लो होती है हमको नहीं पता होता, वो कैलकुलेशन दे देगा, प्लस या माइनस अपोजिट दिखाएगा, मैं उसको बाद में समझाऊंगा। पहले यहाँ देखो करंट फ्लो हो रही I1, इधर से I2 गई, ये जंक्शन मिला, इस जंक्शन से कितनी जाएगी? इधर से I1, इधर से I2, यहाँ कितनी निकलेगी? I1 प्लस I2। किसके नियम से? किरचॉफ के पहले नियम से, जंक्शन रूल। जितनी भी जा रही हैं जंक्शन से दूर जाने वाली, देखो सबका सेम होना चाहिए था। तो I1 इधर की I1 I2 दोनों गई, मिल गई जंक्शन, पहले किरचॉफ के पहले नियम से। क्यों? क्योंकि संधि की ओर आने वाली, संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग कितना होता है? सेम होता है। इधर से 2 संधि की ओर गई, इधर 3 संधि की ओर गई, कितनी हो गई? 5। तो संधि से दूर कितनी जाएगी? 5 ही जाएगी। तो I1 प्लस I2 हो गया। फिर ये ऐसा, तो देखो किरचॉफ का दूसरा नियम थोड़ा सा अजीब नहीं होता, वो दिखाता ये कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना कितना होता है, ये पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग इसको पहचानना सीखेंगे, इसमें कैलकुलेशन का भी महत्व होता है। देखो लेकिन एक चीज़ और देखो, मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बता दूं कि वोल्टेज कैसे लेते हैं। हमेशा करंट किधर से किधर फ्लो होती है? हाई पोटेंशियल टू लो। करंट किधर से किधर फ्लो होती है? हाई पोटेंशियल टू उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। किधर की ओर? निम्न विभव की ओर। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। किधर से? उच्च से निम्न। मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं कह दूँ कि 10 है और यहाँ पे है 5, तो करंट किधर से किधर फ्लो होगी? अगर ये सर्किट पूरा करें तो ये ऐसे करंट जाएगी। तो इसका मतलब ये जो डायरेक्शन है ये करंट की ऐसी होगी। इसमें 10 to 5 घटाएंगे, 10 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। प्लस आया कि माइनस का? प्लस आया, पॉजिटिव आया। देखो मतलब हाई टू लो करेंगे तो प्लस आएगा और लो टू हाई करेंगे तो, अभी इधर से इधर को करते तो 5 से 10 माइनस करते, कितना आता? माइनस का 5 आता। इधर ऐसे होती। तो जब बड़े से छोटे की ओर जाएंगे, ये याद रखना, ये बेटी बड़ी, इसमें अगर बड़े से छोटे डायरेक्शन आप कैलकुलेशन में जरूरत पड़ेगी। जब बड़े से छोटे की ओर जाएंगे तो प्लस आएगा, छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो वोल्टेज माइनस में आएगा। तो यहाँ पोटेंशियल इसका प्लस में है, यहाँ पे माइनस में। जब ऐसे जाएंगे तो प्लस और इधर से आएंगे तो माइनस। ये आपको याद होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये भी हमको ज़रूरत पड़ेगी कि क्लॉकवाइज चलेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज पढ़ चुके हैं, केवल रिवीजन के टाइप में हम लोग जल्दी से प्रयास करते हैं क्या होता है। मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ। डिफिनेशन क्या होती है? डिफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। दी अलजेब्रिक सम ऑफ मैं थोड़ा ऊपर लिख दूँ डिफिनेशन, ठीक है लिख दें। दी अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल ऑल अराउंड, यहाँ दिख रहा है ना, इधर दिख ही रहा होगा, ऑल अराउंड एनी क्लोज्ड लूप। कैसा होना चाहिए? क्लोज। एनी क्लोज्ड लूप इन्वॉल्विंग, एनी क्लोज्ड लूप इन्वॉल्विंग, क्या क्या इन्वॉल्व है? बैटरी इन्वॉल्व, रजिस्टर इन्वॉल्व हो सकता है, बैटरी इन्वॉल्व हो सकता है, ये जितनी चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं ना, इन्वॉल्विंग रजिस्टर्स, सेल्स, है ना, ये जितनी चीज़ रजिस्टर्स, सेल्स, जो भी हम सेल लगाते हैं, एंड सेल्स, इनका जो सम है वो कितना होगा? इन लूप इज 0। अच्छा बात समझो, करंट कब तक फ्लो होती रहेगी? जब तक उसका पोटेंशियल 0 ना हो जाए। मान लीजिए करंट फ्लो हो रही, यहाँ पे अगर 10 होता तो ये कब तक फ्लो होती रहेगी? 10, 8, 9, 8, 7, 6, 4, 2, और एक समय ऐसा आएगा जब पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तब तक करंट फ्लो होती रहेगी। तो उसी के आधार पे कि लेकिन इनका सम आप कितना होता है वो बता रहा 0,
किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है। कैसे कहता है इसको समझना कि द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल एट अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इन्वॉल्विंग रजिस्टर्स एंड सेल्स इन लूप इज 0, कि जितना भी इनका पोटेंशियल ड्रॉप है वो 0 आएगा। सबको अगर मैं ऐड करूं तो उनका जो सम ऑफ है और पोटेंशियल ड्रॉप टोटल हम कितना निकालेंगे, 0 निकाल लेंगे। तो देखो हम लोग चलते हैं, इसमें डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन में 2 तरीके होंगे, एक हम लोग क्लॉकवाइज लेंगे और एक लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन में 2, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉक में मतलब क्या, जिधर घड़ी की दिशा घूमती, अगर मैं और इधर कौन सी ये दिशा है, घड़ी की विपरीत, मैं मान लीजिए घड़ी की विपरीत की दिशा में लिया एंटी क्लॉक यहाँ, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉक मैं जिस डायरेक्शन में लूँगा उसमें जो भी करंट है उसको प्लस में लेंगे। देखो मान लीजिए ये बैटरी, अच्छा इसमें देखो मैं कैसे लूँगा, मैंने एक लूप बनाई, ये लूप पहचानना सीखो, A B C D E। तो लूप कितने बनेंगे, लूप को आपको पहचानना आ ही गया है, मैं मिटा दूँ, लूप आप पहचानना सीख गए हैं। इसमें कितने लूप हैं, 3 लूप हैं। पहला लूप कौन सा होगा, देखो लूप कौन सा है, A C D, क्या लिख दिया, A B C D E F, है ना। तो मैं 3 लूप की बात करूंगा, तो मैं एक इस लूप की बात करूं, A B E F A, जहां से चालू करूं लूप A B E F A, मेरा एक ये लूप हो गया। इस लूप में मैं करंट को फ्लो कराता हूं, तो ये कितनी निकली, यहाँ बैटरी E1 है, बैटरी क्या है E1। करंट कैसे ले रहे हो, देखो ये ऐसे चलेगा और ये कैसे लिया गया, दो छोटे से बड़े की ओर, और छोटे से जब बड़ा कर रहे थे तो क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था। तो मैं सबसे पहले यहाँ करंट कितनी फ्लो हो रही, मैंने इधर से I2 माना था, इधर से कितनी माने थे, I1 माने थे, और यहाँ करंट कौन सी है, I1 है। ठीक है, ये I1 R1 देखो कैलकुलेशन की डायरेक्शन में है तो दोनों प्लस में लेंगे, क्यों, क्योंकि हमको पोटेंशियल ड्रॉप ही लेना है। तो मैंने कहा था ना 3 चीज़ें इन्वॉल्व कर रहे हैं, रजिस्टर इन्वॉल्व कर रहे हैं और सेल इन्वॉल्व कर रहे हैं, इनका पोटेंशियल ड्रॉप। तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, करंट और आर, देखो V इक्वल टू क्या होता है, I R हम लोग पढ़े थे। तो पोटेंशियल कितना होगा यहाँ का, I1 R1 होगा। हमने कहा सबका सम आप जितने भी पोटेंशियल है ड्रॉप उनका 0 आना चाहिए, तो इसका पोटेंशियल कितना I1 R1। कैलकुलेशन की भी डायरेक्शन यही है, क्योंकि मैंने लिया करंट भी इधर फ्लो, तो ये प्लस में लेंगे, तो I1 R1। अब ये देखो इसकी ओर हम जहाँ से चालू करेंगे हम वहीं बढ़ना चाहिए, तो मैं लूप को लेता हूँ कहाँ से, इस लूप को यहाँ से ले लो, बढ़िया रहेगा। ये F A B E F लूप पहचानने में कोई दिक्कत नहीं, आप जहाँ से चालू करेंगे वहीं से ले लीजिए। तो I1 R1 मेरा प्लस होगा, क्यों, क्योंकि प्लस में है, कैलकुलेशन की डायरेक्शन भी ऐसे, और हमारी जो है जो मैंने डायरेक्शन चुनी वो कैलकुलेशन की वही, और करंट भी उधर ही फ्लो हो रही। ये छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं तो किस में आएगा, माइनस आएगा E1। फिर मैंने आगे चलते गए, इस पर कुछ नहीं मिला, यहाँ भी कुछ नहीं मिला, फिर यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पे करंट कितनी है I1 प्लस I2, इसका रजिस्टर कितना R3, मैं उससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, और करंट की डायरेक्शन भी मैं कैलकुलेशन की भी डायरेक्शन वैसे ले रहा हूँ। देखो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज, देखो वही डायरेक्शन है, तो इसमें भी ये प्लस में लेंगे, I1 प्लस I2 इंटू R3। फिर मैं चला, अब मुझे कुछ नहीं मिला, फिर मैं यहाँ तक की आ गया उसी पॉइंट पे, फिर इनका सम आप क्या होगा 0, यही किरचॉफ का नियम है। ठीक है, फिर ये एक लूप की बात हो गई, मैं दूसरे लूप में जाऊंगा, इसको आप बैटरी को उधर भेजना चाहो तो भेज दो, तो I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3, ये उधर हो जाएगा E1। कभी कभी इसी को आप लोगों ऐसे बना देते हैं, देखो ये एक तो प्रकार का पोटेंशियल है V1, इस पोटेंशियल को उन्होंने मान लिया, इस I1 प्लस I2 को नाम दे देते हैं I3, तो I3 R3 इसको कह देते हैं V3, फिर इसका नाम दे देते हैं E1। देखो इनका योग क्या होता है, इनके बराबर, तो वो नियम ऐसे बना देते हैं कि उनका कुल विद्युत वाहक बल अलग अलग विभवांतरों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो सिग्मा, वो सिग्मा मान लीजिए 1-2 और बैटरी मिलती तो क्या होती, E1 प्लस E2 बनती, क्योंकि माइनस में इधर होती उधर जाती, प्लस में बन जाती, E1 प्लस E2
प्लस डॉट डॉट ऐसे बनता है, इधर V1 प्लस V2 प्लस डॉट डॉट बनता है, तो इसको सिग्मा E कर देते हैं, वहाँ बुक में देखा होगा तुमने, इधर सिग्मा V कर देते हैं। तो ये कोई घबराने की ज़रूरत नहीं कि उनका कुल विद्युत वाहक बल क्या होता है, अलग अलग विभवांतरों के योग के टोटल के बराबर होता है, ऐसे बना देते हैं। लेकिन हमको उसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारा नियम यही काम कर रहा है, सवाल भी इसी पर लगना है, तो मैं क्यों इतनी डिफिनेशन को आगे बढ़ाऊँ। लेकिन होता है ऐसा, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। तो मेरा एक ये हो गया। मैं इसके बाद दूसरे लूप की बात करूंगा, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप टोटल जीरो आएगा, उसके बाद मैं कुछ भी कैलकुलेशन करके अलग जितने भी नियम आप लोग बनाना चाहेंगे वो सब बनते हैं। मैं नीचे वाली लाइन बिठा दे रहा हूँ। मैं दूसरे लूप की बात करूंगा। अभी देखो थोड़ा सा कठिन पड़ता है, लेकिन जितने भी आप सवाल लगाएंगे, मैं इसके सवाल बहुत सारे करवाऊंगा, जितने भी आप सवाल लगाएंगे आपको आसानी होती जाएगी। डीपली ज़्यादा नहीं चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि उतना मतलब नहीं। जब मैं सिलेबस फिर से कराऊंगा तो एकदम डीप में चलेंगे, क्यों ऐसा होता है। अभी केवल नियम की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। फिर इसके बाद दूसरे लूप की बात करें, लूप सेकंड में, इसमें क्या होगा, इस लूप में देखो मैंने इसमें क्लॉकवाइज घुमाया है। क्लॉकवाइज मैं कह दूं कि मैं यहीं से लेना चालू करूं, ये देखो, तो क्या लूप ले लिया, EDCBE, जहाँ से चालू करो वहीं पहुंच जाओ, लूप हो गया। अब इसमें यहाँ से चालू किए ऐसे यहाँ तक कि आए, तो चूंकि करंट तो ऐसे ही फ्लो हो रही थी, ये कितनी है I2 ना, तो यहाँ से I2 ही जाएगी। तो जो ये I2 है, तो I2 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, R2 से, और लूप की डायरेक्शन भी वही, तो प्लस में होगा। तो I2 R2 प्लस, अच्छा ये छोटे से बड़े की ओर तो क्या होगा, माइनस, बड़े से छोटा होता तो प्लस। E1 है ना, आगे बढ़े, कुछ नहीं मिला, फिर यहाँ मिला, क्या मिला, वही डायरेक्शन कैलकुलेशन की भी है, इसमें ये कैलकुलेशन की डायरेक्शन ली गई, ये है ना, देखो, तो क्या होगा, I1 प्लस I2 उसके रजिस्टर से मल्टीप्लाई कराओ तभी पोटेंशियल पता चलेगा। कितना था, R3 इक्वल टू कितना, फिर उसी पॉइंट पे आ गए, और इनका सम आप कितना होना चाहिए, किरचॉफ के दूसरे नियम से 0 होना चाहिए। तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये E2 है ना, तो इसको E2 मान लो, E2 उधर प्लस में होगा, तो I2 R2 प्लस, इसको हम लोग I3 अगर मानते थे तो क्या होता, R3 होता, हालांकि है नहीं, मतलब मैंने बता दिए ना, E2। फिर पोटेंशियल ड्रॉप बनाते थे, क्या होता था, ये V2 हो जाता, ये V3 होता, ये E2 होता। फिर बनाते थे कि सिग्मा V इक्वल टू सिग्मा E करते थे, ये नियम आगे बने हुए हैं, तो उनमें हमको जाना नहीं, हमारा काम यहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि हमको क्या क्या निकालना होगा वहाँ पे, यही निकालना होगा, रेजिस्टेंस निकालने की बारी आएगी, या सेल्स की बैटरी तो दिया ही होगा, केवल यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड करने का बहुत बढ़िया काम आता है। अधिकतर सवालों में रेजिस्टेंस कह रहे हैं, करंट फाइंड करने की बात आएगी, करंट निकालनी होगी, हम लोग करंट निकालते रहेंगे, इससे हमको करंट पता चलती है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जितनी भी एनर्जी भेजते हैं, ये नियम जो है एनर्जी बेस्ड है। दूसरा नियम किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का दूसरा नियम किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। किसके नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर है, ठीक है। ये याद होना चाहिए, यहाँ तक कि किसी कोई दिक्कत नहीं, लूप भी समझ में आ गया होगा, आप लोग नियम भी लिख लिए होंगे। फिर आगे बढ़ते, ऐसे ही कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें होंगी हम लोग करते रहेंगे, ठीक।